चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, ना ही वे अन्यथा होती हैं। लाओ त्जू का ये कथन है। और इसी सोच के साथ आज हम द प्रिंट के एक लेख को आधार बनाकर बात करेंगे। टॉपिक है वैश्विक मुस्लिम ब्रदरहुड और पश्चिम के साथ उसके जो रिश्ते हैं, काफी उलझे हुए। ये विषय यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी हो सकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के लिहाज से। और आम जानकारी के लिए भी ये काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, काफी पढ़ते हैं इसमें। तो आज हम समझेंगे कि यह संगठन बना कैसे, दुनिया में फैला कैसे, पश्चिम से इसके रिश्ते कैसे बदलते रहे, और अभी जो अमेरिका में इसे बैन करने की बात चल रही है उसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। जरूर। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की शुरुआत, जैसा आपने कहा, मिस्र में हुई 1928 में। जी। बनाने वाले थे हसन अल बन्ना, एक स्कूल टीचर थे वो। और ये वो दौर था जब मिस्र में उपनिवेशवाद के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश राज के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। अच्छा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हिस्सा कह सकते हैं। लगता था कि जो पश्चिमी असर बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है। वो मानते थे कि मिस्र की असली पहचान और आज़ादी उदारवाद या समाजवाद जैसे बाहरी विचारों से नहीं आएगी, बल्कि शरिया यानी इस्लामी कानून पर आधारित एक समाज बनाने से ही आएगी। और ये सोच सिर्फ मिस्र तक नहीं रुकी, आपने कहा दुनिया भर में फैली। हाँ, फैली। कहते हैं कि काहिरा में उस समय पढ़ने के लिए दूसरे देशों से छात्र आते थे। उनके जरिए ये विचारधारा बाकी इस्लामी दुनिया में पहुंची। भारत से भी कोई कनेक्शन लेख में कुछ जिक्र है? हाँ, भारत में जमात इस्लामी के जो संस्थापक थे मौलाना मौदूदी, उनसे भी इसके वैचारिक रिश्ते गहरे रहे। लेख बताता है कि मौदूदी की कई बातें ब्रदरहुड के लिटरेचर में भी मिलती हैं। दिलचस्प है। अब आते हैं पश्चिम के साथ रिश्तों पर। इसमें एक अजीब सा दोहरापन दिखता है ना? हाँ। अब्दुर्रहमान अलामौदी का जो केस है वो तो कमाल का उदाहरण है। हाँ, वो केस बहुत कुछ साफ करता है। एक तरफ वो अमेरिकी सरकार के इतने करीब थे, 9/11 के बाद जो प्रार्थना सभा हुई उसमें राष्ट्रपति बुश के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ उन पर आरोप लगे कि वो लीबिया के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस की हत्या की साजिश में शामिल थे। और हमास जैसे ग्रुप्स को फंडिंग के भी दोषी भी पाए गए बाद में। यही तो, ये दोहरापन क्यों? मतलब पश्चिम एक तरफ नजदीकी बना रहा था। देखिए, ये सिर्फ आलमूदी की बात नहीं थी। पश्चिम, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, उन्होंने शीत युद्ध के टाइम पर कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ब्रदरहुड जैसे इस्लामवादी समूहों से एक तरह का संपर्क साधा था। अच्छा, कम्युनिज्म के खिलाफ एक हथियार की तरह कह सकते हैं। लेकिन फिर 9/11 हुआ और रिश्ते एकदम से टूट गए। पर मजे की बात यह है कि कुछ समय बाद फिर से कोशिशें हुई, ये सोचकर कि शायद कुछ मध्यम इस्लामवादी लोग जिहादी खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों के ही नरम धड़े का इस्तेमाल। कुछ उसी तरह की सोच। और इसमें कतर जैसे देशों ने काफी मदद की। कतर तो ब्रदरहुड का बड़ा सपोर्टर रहा है हमेशा से। और कतर के रिश्ते ट्रंप प्रशासन से भी अच्छे थे। तो आलमूदी अकेले नहीं थे, ये एक पूरा नेटवर्क था जो पश्चिम में काम कर रहा था। बिल्कुल। आलमूदी का संगठन था AMC। उसके अलावा भी कई फ्रंट संगठन थे, जैसे लंदन में इस्लामिक काउंसिल ऑफ यूरोप यानी ICE, अमेरिका में IIIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट। ये तो एक एकेडमिक टाइप का संस्थान है। और वो होली लैंड फाउंडेशन वाला केस, उसका क्या कनेक्शन था? हाँ, होली लैंड फाउंडेशन केस। उसमें हमास को लाखों डॉलर भेजने के आरोप थे। उस केस ने कैर और NAIT जैसे नेटवर्क्स के आपसी संबंधों पर भी सवाल खड़े किए थे। कैर अमेरिका में एक मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप है। तो इन नेटवर्कों का असर सिर्फ फंडिंग या लॉबिंग तक ही सीमित नहीं था, इसका वैचारिक असर भी था। हाँ, असर काफी गहरा था। इसी ब्रदरहुड के नेटवर्क और विचारों से अब्दुल्ला अज़ाम जैसे लोग इंस्पायर हुए, और अज़ाम ने ही आगे चल के उसामा बिन लादेन के अल-कायदा और LET यानी लश्कर तैयबा की नींव रखने में भूमिका निभाई। बाप रे, मतलब जड़ें काफी गहरी हैं। बिल्कुल। आज भले ही आइसिस जैसे नए और शायद ज्यादा क्रूअल संगठन सामने आ गए हों, लेकिन लेख के मुताबिक ब्रदरहुड की जो मूल विचारधारा है और उसका जो नेटवर्क है, वो आज भी दुनिया भर में कई इस्लामवादी आंदोलनों का बेस बना हुआ है। और अब इसी संगठन पर अमेरिका में फिर से बैन लगाने की बात हो रही है। हाँ, ये बात फिर से उठी है। ट्रंप प्रशासन ने भी इसका वादा किया था, पर कहते हैं कि कतर के साथ रिश्तों की वजह से वो मामला तब दब गया था। अगर ये बैन लगता है तो क्या होगा? क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? शायद आतंकवाद तो ऐसे खत्म न हो, लेकिन इसके राजनीतिक असर जरूर होंगे। कुछ लोग मानते हैं कि इससे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलेगा, या फिर इसका इस्तेमाल फिलिस्तीन समर्थक ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए हो सकता है। ये भी एक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ
ये कदम पश्चिम और इस्लामाबाद के बीच जो दशकों पुराना बहुत उलझा हुआ रिश्ता रहा है, उसके शायद एक अध्याय के अंत जैसा होगा। ये एक तरह का मैसेज भी देगा कि जो विचारधाराएं नफरत और हिंसा फैलाती हैं, उनकी लोकतांत्रिक समाजों में कोई जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम ब्रदरहुड वाकई एक जटिल पहेली है। शुरुआत हुई एंटी कॉलोनियल आंदोलन से, पश्चिम के साथ रिश्ते कभी सहयोग कभी टकराव वाले रहे, और इसका असर आज भी दुनिया पर है। हाँ, और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है जो सोचने वाला है, क्या किसी विचारधारा पर बैन लगाने से वो वाकई खत्म हो जाती है, या फिर वो और उसके मानने वाले सिर्फ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिससे उन पर नजर रखना और मुश्किल हो जाता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताइए। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये बातचीत जानकारी भरी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।